Now, let's today have the final session of discussion. मेरे पास में पिछले लेक्चर में मैं डिस्कशन को फिनिश कर चुका था, मगर फिर भी कुछ डाउट्स मेरे पास में फर्दर आई है। क्यों ना मैं इनको भी डिस्कस कर देता हूं और आज सॉलिड स्टेट को फाइनली फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा। जो मेरे पास डाउट्स पूछी गई है, एक तो कॉम्प्रहेंशन ए पूछा गया है मुझसे, और मुझसे कहा गया है कि आंसर तो आ गया परंतु कैसे करा जाएगा, और कॉम्प्रहेंशन सी भी डिस्कस करना चाहते हैं। कॉम्प्रहेंशन सी, और इसके अलावा मैं मैच द कॉलम भी फिर डिस्कस करवा ही दूंगा। मैच द कॉलम एक पूछा है, मैं सारे ही डिस्कस करवा दूंगा। सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन ए को हम जरा ध्यान से देखते हैं। Debye स्करर powder diffraction experiment using incidented copper K alpha radiation. Copper K alpha radiation gave the following sets of reflection expressed as, now there are some angles given and a formula is given, lambda square upon 4a square is equal to sin square theta upon h square plus k square plus l square equal to 0.0358 and wavelength of copper K alpha is 1.5418 Armstrong. Find the lattice constant. अब देखिए, such a type of comprehensions frequently appear in IIT JEE. इस तरह का एक comprehension आता है जिसमें कई बार आपको जो चीजें दी हुई रहती हैं वह पूरी बाउंसर्स रहती है, पूरी हेलो। इसमें भी अब Debye स्करर पाउडर डिफ्रैक्शन, जब यह चीज पढ़ते हैं तो वंस अगेन ऐसा लगता है कि क्या यह चीज हमारे सिलेबस में है, हमने कहाँ पढ़ी है। हमने साल भर में कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, हमने कोई Debye स्करर पाउडर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है। इसमें यह क्या है, इंसिडेंट कॉपर K अल्फा रेडिएशन, इसमें एंगल्स क्या दे रखे हैं और ये क्या फॉर्मूला है। इस तरह का फॉर्मूला तो हमने कभी भी 2 साल के दौरान 11th-12th के दौरान किसी भी चैप्टर में नहीं देखा है। सो इज दिस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, हम कई बार इस तरीके से सोचने लग जाते हैं। बट ट्रूथफुली स्पीकिंग, इस पर्टिकुलर कॉम्प्रहेंशन में इन सब बातों को जानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं कि Debye स्करर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या वह एंगल दे रखे हैं। हमें सिंपल सी बात है, कॉम्प्रहेंशन दे रखा है, उस कॉम्प्रहेंशन में ये फॉर्मूला भी कहाँ से, कैसे, किस तरह से आया है, क्या डेरिवेशन है, क्या ओरिजिन है, इसका क्या उपयोग है, यह सब भी हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ हम यह देख लें कि देयर इज सम एक्सपेरिमेंट एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल, और उसमें मुझको वेवलेंथ दिख रहा है, 4a स्क्वायर दिख रहा है, और कुछ sin स्क्वायर थीटा, और वेवलेंथ जो उस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुई है उसकी वैल्यू दिख रही है। अब लेटेस्ट कांस्टेंट ए पूछा गया है। यह जो लेटेस्ट कांस्टेंट ए पूछा गया है, मैं कहता हूं इसे कंक्लूड करने के लिए आपको कोई डिटेल थ्योरी में नहीं जाना है, आपको तो सिर्फ इसी दिए गए फॉर्मूले के इस पर्टिकुलर पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर लेना है। एंड इट सेज दैट ए स्क्वायर, lattice constant A square would be given by lambda square upon 4 into 0.0358. So this A square is lambda की वैल्यू दी हुई है 1.5418 Armstrong whole square upon 4 into 0.0358, और इधर से A की वैल्यू आ जाएगी 1.5418। इस तरह का जब भी काम करते हैं तो यूनिट्स को खास ध्यान रख ले, 0.0358 अंडर रूट ऑफ दिस, सॉल्व इट फॉर ए, वॉट एवर वैल्यू विल गेट 4.07 आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको यह लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट पूछा गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। Assume that
द क्रिस्टल इज इन प्योर मेटल। यह जो है क्रिस्टल प्योर मेटल में है, इट्स अ प्योर मेटल। यदि यह प्योर मेटल में है तो FCC यूनिट सेल बनाएगा। एंड ऑन बेसिस ऑफ हार्ड स्फीयर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। अब यदि हमें एज लेंथ, लैटिस क्रिस्टल की एज लेंथ मिल गई तो दिस एज लेंथ इज रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस लाइक दिस। प्योर मेटल है तो FCC यूनिट सेल बनना है, और FCC यूनिट सेल में एज लेंथ एंड रेडियस आर रिलेटेड बाय दिस। सो रेडियस इज एज लेंथ अपॉन 2√2r और a√2 by 4. So I'll apply this concept 4.07 Armstrong into 1.41 upon 4. So the radius would be obtained as 1.44 Armstrong. कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब इसके बाद जो पूछा गया है डेंसिटी, आई होप अब आप कोई मुझसे फर्दर डेंसिटी के लिए इतना बहुत प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। सीधा सीधा डेंसिटी का एक्सप्रेशन लगा दीजिए, Na/A³ n के लिए हम इधर लिखेंगे इट्स 4। सो 4A की जगह पर उन्होंने दे रखा है इट्स 66.6 ग्राम पर मोल। A³ के जगह पर हम यह लिख देंगे 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर की जगह 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल और एटम पर मोल, एटम पर मोल। और इधर हम 4 एटम यूनिट ले लेंगे। तो एटम से एटम कैंसिल, ग्राम मोल से मोल कैंसिल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यह आंसर आ जाएगा एंड दिस वुड कम आउट टू बी 6.56 ग्राम पर सीसी। व्हाट आई वुड विश टू कंक्लूड इज कि कई बार इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन में कुछ इस तरह के बाउंसर एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कई बार यह हमको डराते हैं, मगर इनको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं सोचना है कि क्या यह आउट ऑफ सिलेबस है। उसको ध्यान से कॉन्फिडेंस के साथ में जब पढ़ेंगे, इफ यू डेयर टू अटैक दैट प्रॉब्लम विल डेफिनेटली सॉल्व इट। कोई इसमें विशेष, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कलाकारी नहीं थी। जो दिया गया इंफॉर्मेशन था उसी को प्रॉपरली प्लग इन करना था, उसी को रीअरेंज करना था और सॉल्व करना था। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस कॉम्प्रिहेंशन सी। पहले इसे नोट डाउन कर लो, साफ करेंगे अब इसको। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस कॉम्प्रिहेंशन सी। इट्स मोर अ थियोरेटिकल। डिफेक्ट पर जो मैंने समझाया है उन्हीं को रिकॉल और रिवाइज करते हुए यह कॉम्प्रिहेंशन है। Defect which do not disturb the stoichiometry are called stoichiometric defect. At the time of crystal formation, an ion may not occupy its expected position, leaving a void or a hole at that site. Perfect. As a matter of fact, one positive and one negative ion are missing from their respective position, leaving behind a pair of hole. This vacancy is Schottky defect. Due to this defect, density decreases. Perfect. Schottky defect के बारे में हमने यह बात हमारे थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर रखी है और वही बात उन्होंने इधर डिस्क्राइब करी भी है। Defect arises in which certain atom or ion have migrated to interstitial position, have distance removed from interstitial position at some distance removed from hole which they vacated. In this case, there is no change in density of crystal. यह भी ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में
इनफैक्ट फ्रेंकेल डिफेक्ट में यह होता है कि एक पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर किसी वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है और उस केस में डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह भी हमने थ्योरी में डिस्कस कर रखा है। अब हम सीधा इस कॉम्प्रहेंशन पर बेस्ड 3-4 ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं और मैं आपकी डाउट समझने की कोशिश करता हूं कि क्या है। इन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर इंडिकेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देखिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मिसिंग हो सकते हैं और इनमें से कोई आयन डीलोकेलाइज भी हो सकता है, बट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑलवेज रिमेन सेम। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से केमिकल फॉर्मूला ऑलवेज रिमेन सेम। केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम even there are stoichiometric defect in crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकते हैं, मगर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के होने से केमिकल फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर रेशियो ऑफ एनायन कैटायन ना तो वह डिक्रीज होता है ना वह इंक्रीज होता है और वह अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं रहता है। इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट रिमेन्स सेम। अब फ्रेंकेल डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन AgBr। सिल्वर के अधिकतर सॉल्ट में फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है, AgI और ZnS में भी फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। ऑल ऑफ दिस हम कहते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है वह AgI में भी होता है, AgBr में भी होता है और ZnS में भी होता है। Hence the correct option is D, which says all of this। अब माइट भी आपको यह डाउट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें है या नहीं है। ट्रूथफुली स्पीकिंग केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेमोराइज करनी पड़ती है, देखकर उनको दिमाग में बैठानी पड़ती है। अभी जो बात हम देख रहे हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट AgI में होता है, AgBr में होता है, ZnS में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम इस बात को समझेंगे, कितनी चीजें याद रखेंगे, ट्रूथफुली स्पीकिंग इन सवालों के भी कोई जवाब नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि अभी जब हमने देखा है, इसको आपको एग्जामिनेशन तक मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि इन सॉल्ट में फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है और एग्जामिनेशन में इस पर से कोई ऑब्जेक्टिव आने पर यह चीज आपको रिकॉल भी होनी चाहिए। केमिस्ट्री का यह एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि हमें कुछ चीजें इसमें मेमोराइज करके रखनी पड़ती है। देयर इज नो शॉर्टकट, नो कंसेप्ट, नो वे कि मैं बता सकूं कि कैसे होता है, क्यों होता है इस जगह पर। अब 9 मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट। CS अब इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट मार्क करना है, 9th में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। CaCl क्रिस्टल शो शॉर्टकी डिफेक्ट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। CaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। जनरली जो अल्कली मेटल के हेलोजन सॉल्ट होते हैं, NaCl, KCS, CaCl, इन सभी में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। सो A इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्रिस्टल हैविंग F सेंटर डिफेक्ट आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, वंस अगेन दिस ट्रू स्टेटमेंट। F सेंटर डिफेक्ट होने से क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। F सेंटर डिफेक्ट के होने से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होता है और इसके एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से वह क्रिस्टल शाइन करने लगता है, वह कलरफुल दिखने लगता है और वह पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ
true statement. Now, photosensitivity of AGBR is due to the presence of Frenkel defect in the crystal. Now, the C statement is also a correct statement. AGBR जो फोटोसेंसिटिव होता है, इसका जो फोटोग्राफिक प्लेट में इस्तेमाल होता है, वह इसके अंदर फ्रेंकेल डिफेक्ट के होने की वजह से ही यह इसका यूज है। AGBR में फ्रेंकेल डिफेक्ट है। ड्यू टू द फ्रेंकेल डिफेक्ट it have got a special property, and due to that property it is used in photosensitivity. So C statement is also a correct statement. D is none of this. I will mark D. None of this. That is, all are true and correct statement. ऑल मतलब ए बी सी, ऑल ए बी सी, यह तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, इसमें से कोई गलत नहीं है, तो मैं डी मार्क कर दूंगा। वंस अगेन, पढ़ के जो थ्योरी हमने सीखी है समझकर उसको यही बात समझना है कि ए बी सी ये तीनों सही स्टेटमेंट है। द शॉर्ट की 10th, in the Schottky defect, cation are missing from lattice site and occupy interstitial site. Now this is a wrong statement. In fact, ये तो Frenkel defect हो गया। cation अपनी पोजीशन से गायब हो जाए और कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले तो ये तो Frenkel defect हो गया है, Schottky defect नहीं है, तो ए स्टेटमेंट गलत है। Equal number of cation and anion are missing. This is a right statement. शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में जो बी है, इक्वल एनायन एंड केटायन आर मिसिंग। यह जो बी स्टेटमेंट है सही है। Anion are missing and electron are present in their place. ये this is a wrong statement. In fact ये तो F center defect होता है। Anion गायब हो जाए और उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो F center defect है। This is a wrong statement. Equal number of extra cation and electron are present in the interstitial site. This is also a wrong statement. So only B is the correct statement. This comprehension C, whatever is your doubt, आप देखिए मैंने सारी बात समझाई है, आपका डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। अब हम फुल एंड फाइनल इस पैकेज को फिनिश डिक्लेयर करेंगे। मैच द कॉलम और डिस्कस करा देता हूं मैं, मुझसे एक या दो पूछे मैं तो सारी डिस्कस करा दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए फाइनली मैच द कॉलम डिस्कस कर देता हूं। मैच द कॉलम में सबसे पहला सिस्टम और ब्रेवाइस लेटाइस। वंस अगेन, इफ यू गॉट डाउट कि ये कैसे है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, ट्रूथफुली स्पीकिंग कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको रटना होता है। और मैंने यह टेबल बनवाते समय कुछ नोट्स भी लिखवाए थे, उन्हें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और रोम्बोहाइड्रल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जामिनेशन में जाने से ठीक पहले बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। उन्हीं में यह एक चीज है, आप अपने मेमोरेंडा में वह पूरा का पूरा टेबल लिखकर रख दीजिए और उस मेमोरेंडा को आप हर एग्जामिनेशन से पहले हमेशा जाकर देखेंगे। क्यूबिक क्रिस्टल में हमने बताया है द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस इज 3, तो ए के साथ जो मैच करता हुआ रहेगा आर, ए को आप आर के साथ में मैच करवाओगे
ऑर्थोरोम्बिक हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस, दैट इज 4। तो बी के साथ में आप एस को मैच करवाओगे। टेट्रागोनल हैव गॉट ब्रेवाइस लैटिसेस ऑफ 2, तो सी को आप मैच करवाओगे 2 के साथ में क्यू। एंड रोम्बोहाइड्रल हैव गॉट 1 ब्रेवाइस लैटिसेस, सो डी को मैच करवाओगे आप डी के साथ। फर्स्ट मैच द कॉलम, यह है दिस आर, दिस एस, दिस क्यू, दिस पी। अब इसी तरह से सेकंड वाला तो सिंपल दिख रहा है मुझको। वाइड जो है उसका शेप बनाना है ट्रायगोनल, जो वाइड दिखती है वह इस तरह से दिखती है। तो ए को हमने मैच कर दिया है एस के साथ, और टेट्राहाइड्रल के लिए फिगर मैच करने के लिए उन्होंने कहा है। टेट्राहाइड्रल भी हमने ड्रॉ करके दिखाई है, एक इस तरह का ट्रायंगल और इसके कुछ ऊपर इस तरह से वॉइड होती है टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो बी के साथ जो मैच करेगा दैट इज क्यू, क्यू फिगर कुछ ऐसा ही है। एंड देन ओक्टाहाइड्रल, ओक्टाहाइड्रल भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, और एक स्टार शेप बनता है, नीचे एक ट्रायंगुलर, ऊपर एक ट्रायंगुलर, इसके बीच में। तो सी के साथ मैच करेगा पी। और क्यूबिक, क्यूबिक तो ऐसा कैसे दिख ही रहा है, क्यूबिक एक क्यूब, इसके ऊपर दूसरा क्यूब और इसके बीच में। तो डी के साथ में मैच करेगा आर। तो सेकेंड मैच द कॉलम। अब थर्ड मैच द कॉलम, इसी समय वह भी कर देता हूं। मैच द टाइप ऑफ सॉलिड विद द फोर्सेस बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। अलग अलग टाइप के सॉलिड में किस तरह के फोर्सेस होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड में, लेट मी टेल यू, मॉलिकुलर सॉलिड्स में वीक वंडरवॉल फोर्सेस भी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स आर टुगेदर ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस विच आर वीक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें किसी तरह की कोवेलेंट फोर्स नहीं हो सकती और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वह उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सवाल नहीं है। और मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर कोवेलेंट फोर्सेस है, मगर बाहर किसी से वो कोवेलेंट फोर्सेस से जुड़ा हुआ नहीं है। मॉलिक्यूल्स एक साथ रहकर यदि सॉलिड बना रहे हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से सॉलिड बना रहे होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड बना रहे होंगे। इसी तरह से मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स आर टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मेटल में कोवेलेंट फोर्स नहीं हो सकती, वंडरवॉल फोर्सेस नहीं हो सकती। मेटल, हार्ड मेटल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी सवाल नहीं है। तो यदि मेटेलिक सॉलिड जैसे सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, तो इनमें एटम किस वजह से, किन फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ है, किस वजह से यह सॉलिड बन रहा है, मैं कहता हूं कोवेलेंट नहीं कहा जा सकता, वंडरवॉल भी नहीं कहा जा सकता। वंडरवॉल इज ऑलवेज अ वेरी वीक फोर्स, वंडरवॉल कभी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल नहीं है। तो मेटालिक सॉलिड में निश्चित इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहा जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहा जाना चाहिए, जिसकी वजह से
मेटल के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ में रहते हुए सॉलिड बना रहे होंगे। कोवेलेंट सॉलिड में डेफिनेटली कोवेलेंट फोर्सेस होंगी। कोवेलेंट सॉलिड्स यदि हैं तो उसमें निश्चित कोवेलेंट फोर्सेस होना चाहिए जिनकी वजह से वहां कोवेलेंट सॉलिड बन रहे हैं। एंड द डी इज आयोनिक सॉलिड में डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। यदि कोई आयोनिक सॉलिड है तो उसमें निश्चित इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से वह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा। इस बात को हमें क्वेश्चन आने पर ध्यान से सोचना है और इस तरीके से मैच करके जवाब देना है। इसका मतलब इधर एक बात पक्का है कि जो ए है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें 2 मार्क करेंगे, क्यू भी मार्क करेंगे और एस भी मार्क करेंगे। ए को आप क्यू और एस दोनों के साथ में मार्क करोगे, बी को आप मार्क करोगे आर के साथ, बी को आप मार्क करोगे आर के साथ में, और सी को मार्क करोगे आप पी के साथ में, और डी को मार्क करोगे आप आर के साथ में। इस तरीके से मैच द कॉलम करेंगे। चलिए 4th, 5th और 6th मैच द कॉलम करता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 4th मैच द कॉलम, यह क्लास में थॉरोली डिस्कस्ड है, मैं तेजी से लिख देता हूं। टेट्राहाइड्रल वॉइड की कंडीशन में बता चुका हूं, और इसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशो है दैट इज पी मार्क करूंगा मैं 0.225 से 0.414, यह रेडियस रेशो, और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर, और टेट्राहाइड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यह 3rd है। और इसके बाद जो है ऑक्टाहाइड्रल, आई थिंक यह मैं बहुत डिटेल में क्लास में बता चुका हूं, पर फिर भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में रेडियस रेशो आर मार्क करूंगा मैं, विच इज 0.414 से चालू होकर 0.732 तक, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम अच्छी तरह जानते हैं, इट्स 12। octahedral void, and C we have got trigonal, in fact trigonal में 3 होता है, octahedral void में 0.414 से 0.732, 732 पॉइंट, ट्राइगोनल में एस ऑप्शन मुझको दिख रहा है 0.155 से 0.225, और डी में क्यूबिकल वॉइड में इट्स द ऑप्शन इज क्यू 0.732 से 0.999 तक। और फिर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ट्राइगोनल में 3 है, और ये जो ऑप्शन है 4th इट्स 3, और ऑक्टाहाइड्रल में 6 है, द ऑप्शन इज फर्स्ट इट्स 6, और इसमें 8 है, सेकेंड 8। तो ये स्ट्रक्चर
with their radius ratio and the coordination number. अब fifth वाला, match the column, match the compound with attractive force present in them. Diamond have got covalent nature, तो डायमंड में कोवेलेंट फोर्सेस होती हैं. A would match with R. Ice is a molecule, so there would be molecular forces, so B would match with P. And then sodium chloride is a ionic salt, तो सोडियम क्लोराइड में आयोनिक फोर्सेस होंगी. सोडियम क्लोराइड would be ionic salt, इसमें ionic forces होंगी, so C would match with S. And copper is a metal, इसमें metallic forces होंगी, copper में metallic forces. ये जो फिफ्थ है, इनफैक्ट इट्स फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ थर्ड मैच द कॉलम. जो थर्ड मैच द कॉलम है उसका फर्दर इलस्ट्रेशन है. यह फिफ्थ और थर्ड को साथ में करा जाएगा तो और भी ज्यादा क्लैरिटी से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. थर्ड मैच द कॉलम और फिफ्थ मैच द कॉलम दोनों को साथ में कीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मैच द कॉलम एंड द लास्ट question which is being discussed in solid state. Match the type of unit cell and the number of nearest neighbor and the second nearest neighbor. A simple cubic में we have got 6 nearest neighbor and the second nearest neighbor is also 6. मैं इधर क्रिस्टल लिखता हूं और इधर नियरेस्ट और इधर सेकेंड नियरेस्ट. क्यूबिक सीसी और बीसीसी और एफसीसी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है. यह बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं, बॉडी सेंटर में 8, एफसीसी में 12. और हम अच्छी तरह से हमने सेकेंड नियरेस्ट नेबर भी क्लास में डिस्कस करा है. सिंपल क्यूबिक में वी हैव गॉट 12 सेकेंड नियरेस्ट नेबर, जबकि बॉडी सेंटर और एससीसी में सेकेंड नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं. दैट्स ऑल अबाउट मैच द कॉलम. इनफैक्ट दैट्स ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट. विद दैट आई फाइनली डिक्लेयर द फिनिश ऑफ सॉलिड स्टेट. इसके बाद अब आपके डाउट आते हैं तो मैं यह कहूंगा कि मेरे सामने रेस करने के बजाय दोबारा थ्योरी पढ़ो. आपको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिलेगा. दोबारा सारे डाउट डिस्कशन देखो, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत एलाबोरेट में समझा दी है. ढेर सारे इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, हर तरह की चीज, हर तरह का केस डिस्कस कर दिया है जो IIT JEE में या AIPMT में या एम्स में अपीयर हो सकता है. इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव में, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि आपको डाउट आ रहा है, देन गो ओवर द थ्योरी वंस अगेन. एक और बार सारे लेक्चर्स को, सारे नोट्स को देखो, इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम को देखो. आप उसको निश्चित कर पाओगे यदि ध्यान से देखोगे, सुनोगे तो. दैट्स ऑल. गुड बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट.